नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार के कई जिलों में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडल कारा में छापेमारी की और इस दौरान कारा के सभी कक्षों की सघन तलाशी भी ली गई और इसी क्रम में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पटना स्थित बेउर जेल में भी पटना डीएम और एसएसपी के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान बेउर जेल के सभी कक्षों की सघन जांच की गई और इस दौरान मोकामा के विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह के कक्ष में सिम कार्ड और बैटरी समेत मोबाइल बरामद की गई और वहीं जानकारी के अनुसार मोबाइल के साथ कुछ दूरभाष संख्या भी लिखा हुआ है और कागज भी टीम को प्राप्त हुआ और वहीं साथ ही विधायक के कक्ष में कुल 9 सेवादार पाए गए, जबकि प्रावधान के अनुसार सिर्फ 2 सेवादार ही रखे जा सकते हैं और ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा शेष 7 सेवादारों को विशेष कक्ष में भेजने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है और साथ ही इन सेवादारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का काराधीक्षक को आदेश दिया गया और इधर नियम कानून का पालन कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में उक्त कक्ष के कक्षपाल को निलंबित करने के आदेश अधीक्षक मंडल कारा को दिया गया और साथ ही काराध्यक्ष को बिना देर किए अन्य दोषियों की जिम्मेदारी देकर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी की ओर से निर्देश द्वारा दिया गया है। वहीं मोकामा विधायिका के सेल के अतिरिक्त बेउर जेल के अन्य जगहों से कुल 9 हीटर स्प्रिंग पाए गए और जिनको तुरंत जब्त भी कर लिया गया और ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों को दोषी की पहचान कर प्राथमिक दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और इधर छापेमारी के बाद जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में 3 जेल वार्डर सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार और विकास चंद्र सिंह को निलंबित भी कर दिया गया और वहीं साथ ही 7 जवान गौरीशंकर को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और वहीं काराधीक्षक से पूरा मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया और वहीं छापेमारी दल में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर और सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सदर और वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ के उपस्थित रही। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का दावा है कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी बड़े अंतर से जीत रही है और उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सभी संप्रदाय, जाति और समाज का समर्थन मिल रहा है और वहीं बोचहां चुनाव के लिए प्रचार अभियान में पहुंचे पूर्व मंत्री सहनी ने यह भी कहा कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भले ही कहने को उपचुनाव हो, इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस चुनाव का परिणाम राज्य की सियासत पर गहरा असर डालने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि औकात है तो बीजेपी वाले हमसे आमने सामने आकर खुले मंच पर डिबेट करें और आप जो कर रहे हैं वो गलत है या हम जो कर रहे थे गलत है, ये बिहार की जनता के सामने आना चाहिए। और ये लोग तो गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोग हैं और ये समाज को गुमराह कर रहे हैं और हमने तो विभाग में रहते हुए मछुआरों के लिए बहुत कुछ किया और 85 करोड़ रुपए स्वीकृति कर दिया और मछली बाजार बनाने के लिए और अब बनाए वो लोग और उनका काम है और हमने तो 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया था कि चोर में जो जमीन है उसका अधिग्रहण करके मछुआरे भाइयों को मछली पालन के लिए दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने काम रुकवा दिया और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए झूठ सच बोल रहे हैं। और वहीं इस चिराग पासवान के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का शुरू से काम रहा है कि घर तोड़ने का और आप देखिए कि भाई भाई को लड़वा कर घर तोड़वाया गया और फिर पार्टी तोड़वा दी गई और हमारी पार्टी के 3 विधायकों को खरीद लिया गया। ये सब बिहार की जनता देख रही है और निषाद समाज देख रहा है और सब समय आने पर बता दिया जाएगा। और पहले ये लोग हमें केवट का वंशज कहते थे और कहते थे कि यही अब नाव पार लगाएंगे और अब हम रावण हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बहुत कम समय तक रहने का मौका मिला, लेकिन जितने दिन रहा उतने दिन बिहार के लोगों के हित की काम की और आज मंत्री पद से हटने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। और उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आज जो लोग उनके कार्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो उस समय भी सरकार में थे और उस समय क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भ्रम पैदा कर ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं और ऐसे लोग सरकार में बड़े ओहदे पर है और ये उस समय भी सवाल उठा सकते थे।
वहीं बोचहा उपचुनाव में मछुआरा, मुस्लिम, यादव और भूमिहार मतदाता निर्णायक संख्या में हैं और इसके बाद पासवान, रविदास और कोयरी जातियां हैं और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने वहां उम्मीदवार नहीं दिया, इसलिए आरजेडी को ये वोट जाना तय है और यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी अपना हक जताता रहा है और सबसे ज्यादा पेच भूमिहार वोट बैंकों को लेकर है और ये वोट बैंक आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक है और ये विभिन्न चुनावों में बिहार में दिखता रहा और विभिन्न अगड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा माहौल बनाने की ताकत कोई जाति रखती है तो यही है। इसलिए आरजेडी के लिए ये चैलेंजिंग है कि ब्रह्मसी समाज के वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोचहा उपचुनाव में प्रचार करने गए थे और उस समय ब्रह्मसी समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत भी किया गया और इससे साफ है कि बोचहा में भूमिहार जाति के लोग भी आरजेडी को वोट करेंगे। जो नए सोच के लोग हैं वो सभी बात को समझते हैं और वहीं बीजेपी जेडीयू के लोग अब तक आरजेडी के खिलाफ जो प्रचार करते रहे वो समाप्त होने के कगार पर है और वहीं आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा भेजा और अखिलेश सिंह को केंद्र में लालू प्रसाद ने ही मंत्री बनवाया था। और वहीं एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने 23 में से 5 भूमिहारों को टिकट दिया और वहीं अनिल ओझा पार्टी के प्रदेश कमेटी में रहे और बजरंगी नारायण ठाकुर को आरजेडी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था और कुछ समय पहले उनका निधन हुआ और वहीं ब्रह्मसी समाज द्वारा तेजस्वी यादव का स्वागत किए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि बीजेपी किसी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और सामाजिक सद्भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आरजेडी हर प्रकार का तिकड़म करता रहता है और कभी भूरा भाल साफ करने की बात करता रहता है तो कभी किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करता है। वह आरजेडी ने जिन्हें प्रताड़ित किया है और जो आरजेडी से चोट खाए हुए वो कभी भी आरजेडी पर भरोसा नहीं कर सकते और वो ब्रह्मसी समाज भी उसमें से ही एक है। वहीं बिहार में सम्राट अशोक के बहाने बीजेपी और जेडीयू कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए दोनों दल आमने सामने हैं और वहीं जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद सम्राट अशोक की जयंती अलग अलग मना रही है। और वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का आधार लवकुश वोट बैंक है और इसे साधने के लिए बीजेपी भी कमर कस चुकी है और बिहार में कुर्मी और कोयरी कुशवाहा लगभग 9% है और इनमें कुर्मी 3 और कोयरी कुशवाहा करीब 6% है। और सरकार में शामिल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी जेडीयू का अनुसरण कर रही है और मामले में बीजेपी की ओर से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा शायद ये नहीं जानते हैं कि बीजेपी 2016 से 2017 से ही ये कार्यक्रम करती आ रही है और वहीं अब दोनों दल पटना में बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती अलग अलग मनाने की तैयारी में जुटी है। और बीजेपी का कार्यक्रम 8 तो जेडीयू का 9 अप्रैल को है और बीजेपी सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बापू सभागार में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाएगी और इसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ बिहार बीजेपी के सभी नेता और 25,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू 9 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाएगा और कार्यक्रम में सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और वहीं लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है और आज व्रती पहला अर्घ्य देंगे और इसके बाद कल सुबह उद्गामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये व्रत समाप्त हो जाएगा। और पटना में घाटों पर छठ के दौरान भीड़ लगती है और ऐसे में ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि नए ट्रैफिक प्लान को कि कहां से कहां जाना है तो जिससे आपको परेशानी ना हो। और वहीं आपको बता दें कि पटना में 2 दिन के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए और वहीं आज रात को अप्रैल और वहीं आज 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक और कल 8 अप्रैल को सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए ये बदलाव किए गए। और गंगा किनारे के सभी मुख्य सड़क और गंगा किनारे की तरफ को जोड़ने वाली सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। और वहीं दीदारगंज से अशोक राजपथ के रास्ते में आने वाले कटरा
माल सलामी चौक, पश्चिमी दरवाजा, गाय घाट, महेंद्रू होते हुए कारगिल चौक तक अशोक राजपथ पर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और इसके बाद कारगिल चौक से गोलघर, कुर्जी मोड़, डीगा होते हुए दानापुर, शाहपुर तक व्यावसायिक वाहनों को परिचालन बंद रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि बाईपास थानों से गुरु गोविंद सिंह पथ जाने वाली सड़क पर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और वहीं छठवर्ती पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास आरओबी के नीचे सिटी स्कूल और मंगल तालाब में गाड़ियों की पार्किंग कर सकेंगे। और वहीं धुनकी मोड़ से शीतला मंदिर होते हुए गाय घाट तक जाने वाले पथ पर व्यावसायिक वाहन पर रोक है और बाईपास के क्रम रीचक से पटना साहिब स्टेशन तक जाने वाले व्यावसायिक वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। और वहीं पटना साहिब स्टेशन से मारूफगंज मोड़ होते हुए गंगा घाट तक पैदल यात्रा किया जाएगा और दीदारगंज से माल सलामी जाने तक के अशोक राजपथ में के किनारे गंगा घाटों पर छठ करने वालों को कटरा बाजार समिति में पार्किंग स्थल बनाया गया और यहां पर गंगा घाट तक पैदल यात्रा किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दीघा आशियाना रोड में आशियाना मोड़ से व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया और इसमें आशियाना से रामजीवन तक के रास्ते रूपसपुर मोहर नहर से परिचालन किया जाएगा। और वहीं बिहार में बुधवार को जेलों की तलाशी के दौरान 4 मोबाइल फोन सहित कई प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। और वहीं पटना के बाहरी इलाके में सघन सुरक्षा वाले बेउर सेंट्रल जेल में छापेमारी के बाद 3 जेल वार्डरों को निलंबित कर दिया गया। वहां मोबाइल फोन और सिम कार्ड सहित कई प्रतिबंधित सामान भी मिले। इसके अलावा आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा एक बयान में कहा गया है कि मोकामा विधायक आनंद सिंह के प्रकोष्ठ के अंदर मानदंडों का खुला उल्लंघन देखा गया और आनंद सिंह AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और कुछ साल पहले उनके आवास से गोला बारूद की बरामदगी के बाद कड़े गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वहीं आनंद सिंह के सेल में कुल 9 सेवादार भी पाए गए, जबकि किसी भी कैदी को 2 से अधिक सेवादार रखने की अनुमति नहीं है। और वहीं जिले के रोह थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में महापर्व छठ की खुशी उस समय गम में तब्दील हो गई जब एक छठवर्ती खरना का प्रसाद बनाने के दौरान आग की चपेट में आ गई। और वहीं बताया जाता है कि गोपाल यादव की 70 वर्षीय पत्नी मुनकी देवी मिट्टी के चूल्हे पर खरना का प्रसाद बना रही थी, तभी आग की चिंगारी उड़ी और जिस कारण उनकी साड़ी में आग लग गई और जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक आग की लपटों ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। और इन परिजनों के सहयोग से आनंद फानन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला पिछले 40 सालों से चैती छठ करती आ रही और उनका पूरा परिवार छठी मैया की आराधना में जुटा था और छठ गीतों से पूरा घर गुंजायमान हो रहा था। तभी छठ के गीतों की जगह परिजनों की चीख पुकार से छठ की खुशी गम में तब्दील हो गए। परिजनों ने बताया कि महिला हर साल काफी धूमधाम से छठ पूजा करती है और परिवार के सभी लोग गांव पहुंचते हैं, लेकिन इस हादसे के कारण रंग में भंग पड़ चुका है और महिला को चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया और डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज की जा रही है। और वहीं गांव के लोग अस्पताल पहुंचकर वृद्धा का हाल भी जान रहे हैं। और वहीं मैरवा के भवन नौली गांव के पास गुरुवार की सुबह एक खड़े ट्रक में अनियंत्रित बोलेरो ने जाकर टकरा गई और वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही बोलेरो सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। और वहीं बोलेरो और ट्रक में हुई टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि सुबह सुबह गाँव के लोग दौड़कर आए और इसके बाद घायलों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया। और इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे समाजसेवी श्रीनिवास यादव ने बताया कि ये सभी लोग रोशन तारा का इलाज कराने देवरिया जा रहे थे और इसी दौरान
गांव के पास ये हादसा हो गया और इसमें करीब 50 वर्षीय महिला कोस्टर खातून और 25 वर्षीय युवक टुन्नू खान की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों रिश्ते में सास और दामाद लगते थे और इस घटना में 2 लोग घायल भी हो गए और इनमें रोशन तारा और आंसू डाला शामिल है और सभी मैरवा थाना इलाके के इंग्लिश गांव के रहने वाले थे और इधर 3 दिन में ये दूसरी घटना है और 3 दिन पहले भी गुठनी थाना के शिकरपुर चेक पोस्ट के पास बालू से लदे खड़े ट्रक में एक दूसरे टक्कर हो गई थी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं आपको बता दें कि इसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में 2 यूपी के हरदोई के थे और एक बिहार के हाजीपुर का रहने वाला बताया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे जो ट्रक खड़े होते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, जैसे तैसे खड़ा कर दिया जाता है। इसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। और वहीं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने कल अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया और वहीं इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और क्या कुछ खास किया गया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के इस कार्यकाल में भारत की सोच को सरकार ने आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने के घेरे में ले लिया और बिना नाम लिए उस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा, परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा ही विश्वासघात किया गया है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों में ही काम करते हैं। भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए और संबोधन के दौरान सीएम योगी बीजेपी की नई टोपी में सामने आए और कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है।
राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के मुताबिक इस बार का स्थापना दिवस काफी खास है, क्योंकि वे पूरे देश में सामाजिक न्याय पड़ाव बनाने जा रहे हैं और साथ ही केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा और इसी तरह के जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।